हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स और फिजिक्स के हम 9th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। इस चैप्टर का हम जितने भी लगभग हम 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, VBI क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछने के चांसेस है। तो जितने भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के तैयारी के लिए सीरियस हैं और वो चाहते हैं कि अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करना, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम समझ लेते हैं फिजिक्स 9th चैप्टर का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए जी, 70 लगभग हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया है 9th चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा, यहाँ पे का रहेगा, क्षमता का चश्मा मतलब 2 डायोप्टर वाले लेंस का प्रयोग करता है, उसकी दृष्टि दोष होगी। कौन सी दृष्टि होगी जी? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या अबिंदुकता। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 2 डायोप्टर का लेंस का उपयोग करता है तो उसकी कौन सी दोष होगा? तो उसको दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है ना? तो ये आप याद रखेंगे, उसका दोष कौन सा होगा? दूर दृष्टि दोष होगा, क्योंकि लेंस की क्षमता 1/f होता है। ठीक है ना? लेंस की क्षमता 1/f होता है। यहाँ से आप चाहें तो d के जगह पर 2 रखकर आप इसकी फोकस दूरी भी निकाल सकते हैं, मतलब फोकस दूरी 1/2 हो जाएगा ना। ठीक है, तो निकाल कर भी आप देख सकते हैं। ये सब जब आप निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस हम नहीं कर सकते। आपका सबसे पहला क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपतन को कम करने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवकरण संयोजन या बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे अवकरण संयोजक का प्रयोग किया जाता है, अवकरण संयोग का प्रयोग किया जाता है, लेंस मतलब C का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? यहाँ पे इतनी आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे हमने आंसर भी लिख दिया है। आंसर इसलिए लिखा है कि इसका जब हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे तो आपको नीचे आंसर भी मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से इसको देखकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। PDF कैसे मिलेगा वो सब हम अंत में या हम आपको वीडियो में बताएंगे। ठीक है ना? पहले आप एक को नोट डाउन कर लीजिए। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी होगी। अगर कोई उत्तल लेंस है और उसकी क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 20 सेमी होगी। यहाँ पे क्या है, 50 सेमी होगा, या यहाँ पे 40 सेमी होगा, या 60 सेमी होगा। तो देखिए सेमी में यहाँ पे लेंस की क्षमता P = 100/f होता है सेमी में। सेंटीमीटर में यदि फोकस दूरी को हम लेते हैं तो ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर सेमी में हमें फोकस दूरी निकालना है तो यहाँ पे लेंस की क्षमता के जगह पर 2 लिख देंगे और यहाँ पे 100/f हो जाएगा। f इधर जाएगा तो 2f = क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और यहाँ पे f का मान मिला 100/2 हो जाएगा, मतलब 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 50 सेमी हो जाएगा यही इसके लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना? तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, कहाँ पे बनता है? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, मतलब C और F के बीच बनता है, या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, या ध्रुव और फोकस दूरी के बीच बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब याद रखेंगे, जब उत्तल लेंस से प्रतिबिंब सदैव बनता है वो कहाँ पे बनता है? तो ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। उत्तल लेंस का व्यवहार या प्रयोग किया जाता है किसमें? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि, यहाँ पे दूर दृष्टि दोष रहेगा, दूर
यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे आप कर लीजिएगा दूरदृष्टि दोष। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दूर। ठीक है ना, चलिए जी, इतनी बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पे याद रखेंगे दूरदृष्टि दोष का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का व्यवहार किसमें? दूरदृष्टि दोष में किया जाता है, और उत्तल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी एवं उल्टा बनता है। आभासी एवं उल्टा बनता है, जो भी आभासीय होगा वो उल्टा बनेगा। ठीक है ना, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 1 मिनट रख जाइएगा। उल्टा बनता है, आभासी सीधा बनता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी मुझे लगता है करेक्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा होता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। तो आभासीय सीधा, यहाँ पे ऑप्शन डी होना चाहिए आपका करेक्ट। ठीक है ना, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। परंतु संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब मुझे लगता है आभासी और सीधा बनता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा आता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो याद रखेंगे बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है, और सबसे अधिक जो होता है वो लाल रंग का होता है। किसका? लाल रंग का सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन आपका बैगनी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, वस्तु से सबसे बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से सबसे बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण के लिए। चलिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगा, बट कोई नहीं जी, अब हम समझ लेते हैं। तो वस्तु से सबसे बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखेंगे अवतल दर्पण के लिए बनता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि असमान का मतलब आसमान, जो आकाश होता है, आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? तो आकाश का रंग नीला होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाती है कणों से टकराकर, उसी के कारण दिखाई देता है, उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि यह प्रदर्शित करते हैं व्यतिकरण को, विवर्तन को, या प्रकीर्णन को, या ध्रुवण को। तो प्रकाश याद रखें अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि ये क्या प्रदर्शित करते हैं? ये ध्रुवण को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए प्रकाश की एक घटना है जिसी को ध्रुवण भी कहते हैं। ठीक है ना, वो हम आपका 12th चैप्टर में हम पढ़ेंगे जी। अगला आता है, जब विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, उसमें हम पढ़ेंगे। अगला हमारा आता है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो याद रखेंगे बढ़ जाती है। मतलब जब प्रकाश के स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी को अगर बढ़ा देते हैं तो वहाँ पे फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? मतलब किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो निकिल जो प्रिज्म होते हैं, ठीक है ना, निकिल जो प्रिज्म होते हैं इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, किसी भी फ्रिंज की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। मतलब किसी भी जो प्रिज्म है, ठीक है ना, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर किस पर करती है? तो याद रखेंगे कि प्रिज्म के पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रिज्म के पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। तो माध्यम में प्रकाश का वेग हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कब? जब याद रखेंगे किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण यदि 30 डिग्री हो तब। क्रांति कोण मतलब IC का मान जब 30 डिग्री होगा ना, तभी जाकर प्रकाश का वेग इतना होगा माध्यम में। वो कितना है? 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब जितना प्रकाश के चाल होता है उससे आधा ही तो हो गया ना।
अगला आता है प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है ना, एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁵ मीटर होता है। अगला आता है दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। जो दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो याद रखेंगे तरंगदैर्घ्य जो होगा वो लाल रंग का ही अधिक होगा, और सबसे कम किसका होगा, तो बैगनी रंग का होता है। ठीक है ना। अगला हमारा आता है पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब बनता है, तो वो कहाँ पे बनता है, काल्पनिक, मतलब काल्पनिक और वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। मतलब आभासी भी बनेगा, वस्तु के अपेक्षा क्या बनेगा, सीधा भी बनेगा। अगला आता है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है। एक गोलीय दर्पण को यदि हम पानी में डुबाएं तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, समान रहती है जी। पानी में अगर गोलीय दर्पण को डुबा देंगे तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा जी, ना जी, कोई नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता m = 1 + d/f होता है, 1 + d/f होता है, इसको आप याद रखेंगे। आवर्धन क्षमता m = 1 + d/f होता है। नेक्स्ट, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और सीधा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनता है, और काल्पनिक सीधा बनता है, और काल्पनिक उल्टा बनता है। मैं आपको बता दूं, वास्तविक जो होता है वो सीधा तो कभी बन ही नहीं सकता, तो ये तो ऐसे ही कट गया। और जो हमारा काल्पनिक है वो उल्टा नहीं बनेगा, तो ये भी हमारा ऐसे ही कट गया। अब ये वास्तविक जो होता है वो उल्टा होता है, और काल्पनिक जो होगा वो सीधा होगा, यही दो प्रतिबिंब बनते हैं। तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो याद रखेंगे वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, परंतु हमारे माइंड जो है ना वो उस प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाई देता है, दिखाता है, जिससे हमें कोई भी चीजें सीधी दिखाई देती हैं। अगला आता है पारदर्शी माध्यम। जो पारदर्शी माध्यम हीरे के लिए क्रांतिपूर्ण होता है। पारदर्शी माध्यम में हीरे के लिए क्रांतिपूर्ण जो होता है वो कितना होता है, 24.41 डिग्री होता है। अगला हमारा आता है कांच के लिए क्रांतिकोण होता है। कांच के लिए क्रांतिकोण जो IC का मान होता है वो 42 डिग्री होता है, 42 डिग्री। अगला हमारा आता है कि संपर्कृत के मतलब संपर्कृत मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए दो लेंसों की शक्ति होती है। तो एक दूसरे से जुड़ी हुई दो लेंसों की शक्ति जो होती है P1 + P2 होता है। अरे भैया, जब दो लेंस है, एक लेंस की क्षमता P1 है, दूसरे लेंस की क्षमता P2 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल क्षमता में मिल जाएगा। ये बातें हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आता है कि 4D क्षमता वाले लेंसों की फोकस दूरी होती है। 4D लेंसों की क्षमता वाले, इसके लिए फोकस दूरी जो होती है वो कितना होता है, 0.25 मीटर होता है। अरे कुछ नहीं जी, यहाँ पे फोकस P = 1/f होता है। मीटर में दिया है तो इसलिए 1 लिखे है, सेंटीमीटर में अगर दिया होता तो यहाँ पे 100 लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे देख ले तो P का मान दिया है 4, तो 4 रख देंगे 1/f। ये इन दोनों का पाछांतर करें तो f 4 की जगह पा जाएगा, 4 इधर चला गया तो 1/4 हो जाएगा। अब 4 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 0.25 बार में जाएगा कि नहीं, 0.25 बार में जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा है। ये फोकस दूरी और लेंस की क्षमता के लिए फॉर्मूला होता है, ये मीटर में यहाँ पे हम फोकस दूरी को लेते हैं। अगला आता है निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण के कारण होता है। तो इंद्रधनुष कब बनता है जी, वर्ण विक्षेपण के कारण। क्या होता है, वर्ण विक्षेपण जब होता है तभी इंद्रधनुष बनता है। अब वर्ण विक्षेपण ज़्यादातर बरसात के टाइम पर ही बनता है, जब बरसात हो जाता है उसके बाद ही, ठीक है ना। अगला आता है 1μ2 के बराबर होता है। तो 1μ2 जो होता है वो बराबर होता है μ2/μ1 के बराबर होता है, ठीक है ना। ये सब आप याद कर लेंगे। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का ही तो मात्रक होता है ना, ठीक है ना, दूरी का ही मात्रक होता है। अगला हमारा आता है औसत रंग। औसत रंग मतलब क्या होता है, जब प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म से टकराती हैं और 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं।
तो बीच वाला रंग हरा होता है, परंतु हम हरा को न मानकर हम पीला रंग ही मानते हैं कि बीच का रंग पीला होता है। 7 रंगों में से बीच का रंग हम पीला ही मानते हैं। इसलिए औसत रंग मतलब बीच का जो रंग है, जो पीला रंग होता है, उसके अपवर्तनांक के लिए कौन सा सही है? तो अपवर्तनांक के लिए कौन सा सही है जी? तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला यहाँ पे होता है कि म्यू इक्वल टू म्यू भी बाई म्यू आर इंटू ए बाई 2 होता है। तो ये फॉर्मूला है जिसको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो समांतर सतह वाली जो कांच है उसकी पट्टी की जो शक्ति होती है वो 0 होती है। समांतर है इसीलिए, ठीक है ना, लंबवत नहीं है, समांतर है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। समांतर होगा, थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा ना। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण जो होता है वो म्यू भी बाई म्यू आर इंटू ए होता है, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है। ये सब याद करने वाला है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है कि मैं आपको समझाऊं, आप तब याद करें। सब्जेक्टिव हम कराते हैं तो उसको भी देखिए, बिना सब्जेक्टिव का कुछ नहीं हो सकता। केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, आप कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे होगा बाबू? नहीं होगा ना। तो जब हम आपको सब्जेक्टिव कराएं तो आप सब्जेक्टिव भी पढ़ें, और सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे उस चैप्टर का, तो आसानी से समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है जी, अच्छी बात है अगर समझ रहे हैं तो। अगला आता है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? म्यू भी बाई म्यू आर माइनस 1 होता है। तो ये आप फॉर्मूला है, इसको याद करने की आवश्यकता है आपको। अगला आता है निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच में n इक्वल टू 3/2 में इनका मान होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2c/3 हो जाएगा। अगला आता है खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए यहाँ पे याद रखेंगे F0 जो होता है, FO जो होता है वो अधिक होता है FE से। अब यहाँ पे FO FE ही बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं पता। अब लघु में संकेत सभी का बताने तो कैसे टाइम जाएगा? टाइम तो ज़्यादा लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि सब्जेक्टिव पहले अच्छे से आप पढ़ाई कर लें। देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है जो है FO। यहाँ पे FE क्या है? E मतलब आई, मतलब जो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। तो नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है वो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी से कम है, मतलब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक है नेत्रिका लेंस से फोकस दूरी से। तो ये आप याद रखेंगे। खगोलीय दूरदर्शी में निम्नलिखित में से कौन सा सही होता है? तो खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला आता है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो वो एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक और सीधा होता है। सिंपल सी बात है, काल्पनिक जो होगा वो सीधा होगा। काल्पनिक मतलब आभासी, काल्पनिक उल्टा कभी हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही कट गया। जो हमारा वास्तविक सीधा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे ही कट गया। और जो सरल सूक्ष्मदर्शी में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। देखिए 2 ही प्रतिबिंब बनता है, एक तो ये प्रतिबिंब बनता है, एक ये वास्तविक उल्टा बनता है, और मतलब काल्पनिक और सीधा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। ये 2 प्रतिबिंब तो बनते ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों तो ऐसे ही खत्म। इन दोनों में से चूज करना था तो याद रखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी में काल्पनिक सीधा बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस में दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, और अवतल लेंस में निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अगला आता है एक स्वस्थ व्यक्ति की आंखों के लिए फोकस दूरी लगभग होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के आंखों के लिए फोकस दूरी लगभग होती है 25 सेमी। अगला हमारा आता है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी मतलब यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नील की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता, जो सूक्ष्मदर्शी की अगर हम नील की लंबाई बढ़ा देते हैं तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है? आवर्धन क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है।
अगला आता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष अगर होता है तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अगर दूर दृष्टि दोष होता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बहुत बार हमने बता दिया, स्क्रीनशॉट पहले आप इसका ले लें। ठीक है जी, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है 43 नंबर क्वेश्चन है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है, तो कितनी होती है? 5 होती है। आप निकाल नहीं सकते हैं, अरे सेमी में यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, तो सेमी में P = क्या होता है? सेमी में 100/f होता है ना। हमें फोकस दूरी डायोप्टर D का मान हमें निकालना है, 20 सेमी दिया है फोकस दूरी, तो यहाँ पे 100/20 हम लिख देंगे। अब 20 × 5 = 100 मतलब 5 आ गया, और यही तो 5 हमने आंसर लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला होता है जी सेंटीमीटर के लिए। अगला आता है प्रकाश का वेग महत्तम होता है, तो प्रकाश का वेग महत्तम होता है निर्वात में। महत्तम मतलब सबसे अधिक निर्वात में ही होता है। हीरे का अपवर्तनांक करीब होता है, हीरे का जो अपवर्तनांक जो होता है वो 2.42 होता है। अगला हमारा आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? तो वो है हमारा क्या? m = -L/f0 और कोष्ठ में 1 + d क्या होता है? fe होता है। तो ये सब आप फॉर्मूला याद करेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता के लिए यही संबंध है, यही फॉर्मूला है। अगला हमारा आता है सामान्य समायोजन, ठीक है ना, सामान्य मतलब नॉर्मल समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो वो आवर्धन क्षमता m का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? -VO/UO और कोष्ठ में 1 + d/Fe, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रखना है, याद रखेंगे ना बाबू? याद रख लीजिएगा। यहाँ पे VO का मतलब क्या? अभिदृश्यक लेंस की प्रतिबिंब, अभिदृश्यक लेंस का प्रतिबिंब है, ये अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी है, ठीक है ना। इस तरीके से ये सब आपको जब पढ़े होते तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़े हैं ना, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अदर कोई रास्ता नहीं है। अगला आता है प्रकाशिक पथ बराबर होता है। प्रकाशिक पथ जो होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो अपवर्तनांक x पथ लंबाई के बराबर होता है। अगला जो हमारा आता है प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का कारण है जो क्या है? उसकी आवृत्ति। आवृत्ति के कारण प्रकाश का रंग अलग अलग होता है। अगला आता है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है सतत होता है, लगातार होता है। अगला आता है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कांच, पानी, लोहे से भी ज्यादा हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है। अगला आता है सामान्यतः समायोजन। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो आवर्धन क्षमता m = क्या होता है? -FO/FE, मतलब अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता, आवर्धन क्षमता कहते हैं। अगला आता है n अपवर्तनांक तथा a प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण होता है, तो वो न्यूनतम विचलन कोण के लिए ये फॉर्मूला है जो है n-1 × a होता है। अगला आता है 57, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक लेंस से बना जो प्रतिबिंब होता है वो आभासीय और बड़ा होता है। और आभासीय क्या होता है? सीधा भी होता है, सीधा प्रतिबिंब, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये किससे? एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना। अगला आता है मानव नेत्र के विभेदन क्षमता मिनट में होगा। मिनट में क्या होगा? मानव नेत्र की विभेदन क्षमता, आर पार करने की क्षमता होती है, वो क्या होती है? 1/16 होती है, ठीक है ना, मिनट में, मतलब प्रति सेकेंड। अगला आता है किसी प्रिज्म के एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? एक प्रिज्म पर
एक करणीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं होती हैं? तो ये हमारा क्या होता है? विचलन होता है। ठीक है ना। अगला आता है मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का जो कारण है वो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मृग मरीचिका का कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब मृग मरीचिका कहाँ दिखता है? रेगिस्तान में दिखता है। अब बहुत ही भयानक जब गर्मी होती है ना, तो ये हमें मृग मरीचिका देखने को मिलता है। हालांकि वास्तविक मृग मरीचिका नहीं होता है, आभासीय होता है। सब पीछे जब हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक पूरा डिटेल में तो समझ में आएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारा एक चैनल है ब्रदर सर के नाम से, ओनली ब्रदर सर, जहां पर हम यूपी बोर्ड के स्टूडेंट, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट, अदर बहुत सारे बोर्ड के स्टूडेंटों को लगभग जहां पर भी एनसीईआरटी पालन होता है, अनुसरण होता है, वहाँ पर स्टडी कराया जाता है। ये मोस्टली हमने बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए चैनल ओपन किया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिलेबस सेम ही है, बट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ना बिहार बोर्ड में ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए हमने मोस्टली ये चैनल ओपन किया बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पे हम आपको इंपॉर्टेंट केवल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं चैप्टर वाइज, और जो बेसिक से अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारी मेन चैनल जो ब्रदर सर है वहाँ से आप पढ़ाई कीजिए। वहाँ पे लगभग 1 लाख से भी अधिक स्टूडेंट उससे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूँ। मतलब कहना ये हम चाह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट आप यहाँ से तैयार करें। अगर आपके पास समय है तो आप बेसिक से भी वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पर हम बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे कह रहे हैं आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। तो आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। अगला आता है कि पतली झिल्ली के रंगीन दिखाई देने का कारण है। पतली झिल्ली के रंगीन दिखाई देने का कारण है वो भी क्या है? वो भी हमारा क्या है? व्यतिकरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है एक दीर्घ मतलब एक यहाँ पे दूर रहेगा, दूर एक दूरदृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी। एक दूरदृष्टि दोष के लिए व्यक्ति की आवश्यकता क्या होती है? उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। अगला आता है कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। वो याद रखेंगे, बैगनी रंग के लिए सबसे कम होता है। अगला हमारा आता है एक पतली प्रिज्म का अपवर्तनांक n है, तो पतली प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होगा वो क्या हो जाएगा? n-1 × a होता है, ये याद रखेंगे। अगला आता है एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। मतलब एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित मतलब बीमार पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट रूप से देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होती है। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की जो लंबाई होती है वो क्या होता है? वो FO + FE होता है। मतलब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को जब हम योग करते हैं तो वही क्या होता है? खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता, जब माइक्रोस्कोप जो है उसकी लंबाई को यदि हम बढ़ाते हैं तो उसकी आवर्धन जो क्षमता होती है वो भी बढ़ती है। जब हम बढ़ाएंगे तब। अगला आता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला आता है खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी का जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और सीधा बनता है। अगला आता है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो वो कौन है? तो वो प्रकाश का ध्रुवण है। अगला हमारा आता है जब प्रकाश की एक किरण ग्लास
स्लैब में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य, जब कोई भी प्रकाश है, प्रकाश के एक किरण है ग्लास में अगर प्रवेश करता है तो उसका क्या होता है, उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो घट जाता है। सिंपल सा घट जाएगा ना, क्योंकि निर्वात से अब ग्लास में प्रवेश करेगा तो वहां पे प्रकाश का वेग भी घटेगा तो तरंगदैर्घ्य भी तो घटेगा ना, ये बातें हैं। अगला आता है कि एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है। एक अवतल गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बन सकता है, देखिए आभासीय तो नहीं बनेगा, वास्तविक बन जाएगा, आवर्धित बन जाएगा। तो ए और बी, सॉरी, अच्छा अवतल लेंस है ना, अवतल गोलीय दर्पण है। अवतल गोलीय दर्पण है तो इससे तो आभासी भी प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक भी बनेगा। तो ऑप्शन हमारा ए बी सही हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी। अगला आता है एक आवर्धन ग्लास जिसकी लंबाई 12 डायोप्टर है, उसकी सॉरी, यहाँ पे ये कहा जा रहा है एक आवर्धन ग्लास, ठीक है ना, एक आवर्धक ग्लास जिसकी लंबाई मतलब एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, उसकी आवर्धन क्षमता होगी। थोड़ा मैं डिस्टर्ब हूँ अभी, ठीक है ना, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लेंस की क्षमता हमें दिया है 12 डायोप्टर, लेंस की क्षमता मतलब P का मान हमें दिया गया है, P का मान हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है। आवर्धन क्षमता अच्छा, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है तो उसकी आवर्धन क्षमता है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन 4 यहाँ पे कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको मैं करेक्ट कर लूँगा, देख लूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे लग रहा है आवर्धक क्षमता नहीं होना चाहिए, यही क्वेश्चन थोड़ा मुझे मिस्टेक लग रहा है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि लेंस की क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है ना। उस समय से हम 2 डायोप्टर 3 डायोप्टर कह रहे हैं ना, तो लेंस की क्षमता का ही तो मात्रक होता है। इसका फॉर्मूला होता है P = 1/f, यही होता है ना अब मीटर में। अगला आता है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है। अगला हमारा आता है कि मनुष्य के आँखों के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मनुष्य के आँखों पर रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो याद रखेंगे हमारा कि वो वास्तविक होता है। सबसे पहली बात तो वास्तविक होता है, और जो वास्तविक होगा वो सीधा तो बनेगा नहीं, काल्पनिक है नहीं, तो वास्तविक और उल्टा होता है। तो यही हमारा ऑप्शन बी और डी हमारे दोनों सही हो जाएंगे। मतलब रेटिना पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमारा वास्तविक होता है और उल्टा बनता है। तो ये आपको सबसे पहले दोनों ऑप्शन ऐसे तो टिक कर नहीं करना होता है, एक ही करना होता है। तो यहाँ पे शायद ये हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग तरीके से ये कह दिया गया है। यहाँ पे ऐसे पूछ लेगा, जैसे क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा तो ऐसे नॉर्मल नहीं कहेगा, वास्तविक उल्टा कहेगा, ठीक है ना। तो वास्तविक उल्टा जहाँ भी देखेंगे वो टिक कर देंगे, तो बी और डी यहाँ पे टिक किया गया है। तो ये था हमारा, अभी तक हमने कितना देखा है, अभी तक हमने लगभग 80 यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने बताने का प्रयास किया है। हो सकता है नंबरिंग इधर उधर हो तो थोड़ा सा 1-2 कम या बेसी हो सकते हैं। अदरवाइज मैं यही कहूँगा इस चैप्टर के जितने भी हमने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं इन सभी को आप तैयार कर लेंगे, बहुत है जी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन सभी का पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे याद रखेंगे, जितने भी बिहार बोर्ड की स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं आवश्यक सूचना है वो मैं आपको बताते रहा हूँ। जितने भी बिहार बोर्ड देख लीजिए, ये थोड़ा सा आप सुन लीजिए, जितने भी बिहार बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं तो उनके लिए पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपको स्टडी पूरी तरीके से अच्छे से करा रहे हैं।
मैं आपको बता दूं फिजिक्स में टोटल आपके 15 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर हैं। इन सभी को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 चैप्टर हो जा रहे हैं। इन 31 चैप्टरों का 31 चैप्टर है ना, इन प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज हम सभी VBI जितने भी इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब फिर 31 चैप्टरों का ही चैप्टर वाइज फिर हम VBI आपको सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सब मात्र आपको 199 रुपये में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ओनली 199 में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप भी जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनसे मैं कहूँगा इस नोट्स को ज़रूर लें। 200 कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट अगर आप इससे अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। 90 to 95% जरूर लाएंगे। नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे कहिएगा सर हमें बिहार बोर्ड का फिजिक्स केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, ऐसे लिखकर मैसेज कीजिएगा। तुरंत आपको स्कैनर दीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट करने के बाद नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं ओनली अगर आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं तो 99 में पड़ेगा, यदि ओनली केमिस्ट्री का भी लेते हैं तो 99 ही पड़ेगा, और दोनों अगर लेते हैं तो 199 मतलब 200 पड़ेगा जी। तो चलिए नंबर नीचे है, नंबर पे मैसेज कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।